हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्लास 10 जो आप लोगों का बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपका पूरा बायोलॉजी खत्म होने वाला है। पूरा बायोलॉजी सिर्फ एक वीडियो में आप लोगों का खत्म हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बायोलॉजी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ एक वीडियो में रहेगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आप भी बोर्ड एग्जाम में 95% बहुत ही आसानी से ला सकते हो। यहां आप लोग देखो, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य का प्रकाश, सी है क्लोरोफिल, डी है उपयुक्त सभी। तो देखो, जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है एंड क्लोरोफिल भी जरूरी है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। समझ में आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा क्वेश्चन नोट कर लेना। बायोलॉजी बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर आप ये सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहां देखो कि पादप में, जो पादप होते हैं, पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। जो पादप होते हैं, पादप में जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, बी है वाष्प उत्सर्जन, सी है प्रकाश संश्लेषण, डी है प्रोटीन संश्लेषण। तो देखो, जो पादप होते हैं, पादप में प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया होती है वो होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। याद रहेगा, प्रकाश संश्लेषण होता है जो पादप होते हैं उसमें प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया, ठीक है। तीसरा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका इन चारों में से किसमें निभाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा उत्सर्जन में एंड बी है श्वसन में, सी है पाचन में एंड डी है आपका वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका इन चारों में से किसमें निभाता है? तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में होता है। किसमें होता है? श्वसन में, ठीक है। श्वसन में हीमोग्लोबिन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये याद रखना, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पादप में जो जाइलम होता है, जाइलम उत्तरदायी होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारा क्वेश्चंस देखो, पादप जो होते हैं, पादप में जो जाइलम होता है वो जाइलम क्या करता है? जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का वहन करता है। जाइलम और फ्लोएम दो पादप ऊतक हैं। यहां ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि ए है जल का वहन, बी है भोजन का वहन, सी है अमीनो अम्ल का वहन एंड डी है ऑक्सीजन का वहन। तो देखो, जाइलम नॉर्मल सी बात है, जल का वहन करेगा, ठीक है। ये सब याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग जितना बता रहा हूं वो याद करके जाना। बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है, साइंस में टॉपर बनना है तो, ठीक है। लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो वृक्क होता है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये क्वेश्चन अभी कल मैंने पढ़ाया था लेकिन बायोलॉजी में है तो इसलिए मैं दोबारा बता देता हूं। देखो, मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क एक तंत्र का भाग है। देखो, आपके पोषण है, श्वसन भी एक तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिवहन तंत्र है एंड पोषण भी एक प्रकार का तंत्र ही है। तो फिर आप लोगों को इन चारों में से किस तंत्र का भाग है वृक्क? देखो, वृक्क जो है एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। अब उत्सर्जी अंग है तो फिर किससे संबंधित होगा? उत्सर्जन से, ठीक है। ये उत्सर्जन से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। उत्सर्जन से संबंधित है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में यकृत जो होता है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर ए है लार, बी है जठर रस, सी है पित्त रस एंड डी है अग्नाशयिक रस। तो जो यकृत होता है, यकृत आप लोगों का जो पित्त रस होता है, पित्त रस को स्रावित करता है। किसको? पित्त रस को, ठीक है। तो यकृत किसको स्रावित करता है? पित्त रस को। याद रखना, जितना क्वेश्चंस बता रहा हूं बिल्कुल आप लोग माइंड में रख लेना, याद कर लेना, नोट कर लेना सब कुछ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। ऑप्शन नंबर ए है बाएं अलिंद में, बी है दाएं अलिंद में एंड सी है बाएं नीले में एंड डी है हमारा दाएं नीले में। तो देखो, फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा में आपके मतलब 4 कक्षा, मतलब आपके दायां अलिंद, बायां अलिंद एंड आप लोगों का दायां नीला, बायां नीला, ठीक है। ये आप लोगों का हृदय में होता है, लेकिन फेफड़े से ये रक्त आता है, फेफड़े से। तो फिर वो आता है बाएं अलिंद में। किस में आता है? बाएं अलिंद में, ठीक है।
बाएं अलिंद में आता है, याद रखना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को याद रखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, रुधिर के कितने समूह होते हैं? जो रुधिर होता है, रुधिर के कितने समूह होते हैं? देखो, रुधिर में आप लोगों को पता होगा कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 होते हैं, सभी को पता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा। एंड ऑप्शन नंबर ए हमारा 6 है, बी है आप लोगों का 2 एंड सी है 8 एंड डी है 4 या 4, ठीक है। तो मतलब जो रुधिर का मतलब ब्लड ग्रुप होता है, समूह होते हैं, वो हमारा होता है 4 यानी कि 4 ग्रुप, ठीक है, 4 होते हैं। समझ में आया? सारा क्वेश्चन याद कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि या फिर स्तन ग्रंथियां रूपांतरित रचना है, ठीक है। मनुष्य में जो दुग्ध ग्रंथि है या स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है, ऑप्शन नंबर ए है श्वेत ग्रंथि का, बी है तेल ग्रंथि का, सी है लाल ग्रंथि का, डी है जठर ग्रंथि का। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आप लोग याद रखना कि जो हमारा दुग्ध ग्रंथि है वो तेल ग्रंथि से है, ठीक है, तेल ग्रंथि का है, ठीक है, रूपांतरित रचना है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगा। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक में दिक्कत है तो फिर आप लोग बता देना, ठीक है, सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों का हर एक कंफ्यूजन क्लियर रहे, ठीक है। कोई भी ऐसा जो क्लास 10 की पूरी तैयारी होगी इस चैनल पर। देखो, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? देखो, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जोड़ा मतलब 2 विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए तथा बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी तथा सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी तथा के, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी तथा वी। तो आपका कौन सा जोड़ा है जो जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील याद रखना विटामिन बी तथा सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन बी तथा सी होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि पारुवेट जो पारुवेट के विखंडन में या पारुवेट के विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, इन चारों में से कहां यह क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव्य में, बी है हरित लवक में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड डी है केंद्रक में। तो बताओ फटाक से इसका राइट आंसर क्या होगा कि पारुवेट के विखंडन से जो यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा मतलब देता है या क्रिया होती है, तो ये आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा क्योंकि आसान है भी, अगर आप पूरा समझते हो तो फिर बहुत ज्यादा आसान है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 12 फोकस करना। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखो, जनन 2 प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं, लेकिन लैंगिक और अलैंगिक मुख्य है। अब अलैंगिक जनन जो मुकुलन के द्वारा होता है, मुकुलन में एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, इन चारों में से बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर ए है अमीबा में, बी है ईस्ट में, सी है आपका प्लाज्मोडियम में एंड डी है लेशमीनिया में, ठीक है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। आई होप कि हाइड्रा में भी होता है, बट ईस्ट यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि पराग कोश में होते हैं। देखो, जो आप लोगों को पुष्प देखा होगा और पुष्प में जो हमारा नर जननांग होता है पराग कोश, पराग कोश के अंदर क्या होता है पता है? नहीं पता है आप लोगों को? देखो, ऑप्शन नंबर ए है वाहिदल, बी है अंडाशय, सी है आप लोगों का अंडप एंड डी है हमारा परागकण। देखो, पराग कोश में परागकण होता है। क्या होता है? पराग इक्वल टू पराग, ठीक है, मतलब परागकण परागकोश। तो परागकोश में क्या होता है? परागकण, ठीक है। परागकण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नर जननांग होता है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया परागण, जो परागकण। और परागकण आप लोगों का अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है द्विव निषेचन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने एक बार करा चुका हूं। द्विव निषेचन पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा आसान है, फटाक से आप लोग बता दो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जंतुओं का एंड बी है आवृत बीजी पादप का एंड सी है अनावृत बीजी पादप का एंड डी हमारे पास है शैवाल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है कि द्विव निषेचन जो होता है वो पाया जाता है? द्विव निषेचन जो है वो हमारा अनावृत बीजी पौधों में पाया जाता है। किसमें? अनावृत बीजी पौधों में, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है?
इन चारों में से निम्न में से कौन है जो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, डी है डिंबवाहिनी। देखो अंडाशय जो होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है जिसमें भ्रूण होते हैं, भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति होती है। और अंडवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है, जो अंड जो होता है ना उसकी वाहिनी मतलब मार्ग प्रदान करता है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो नहीं है, वो नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो शुक्रवाहिका हमारा नर जनन तंत्र का भाग है, इतना तो पता चल गया ना। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखो कि पुष्प के नर भाग को कहते हैं। जो पुष्प का नर भाग होता है, देखो पुष्प के दो भाग होते हैं, एक होता है नर भाग, एक होता है मादा भाग। बट पुष्प का जो नर भाग होता है जिसमें परागकण होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पुमंग, बी है जायांग, सी है बीजांड, डी है अंडाशय। तो क्या कहा जाता है फटाक से आप लोग बता दो। तो देखो जो पुष्प का नर जननांग है उसे पुमंग कहा जाता है, मादा जननांग को जायांग कहा जाता है। ध्यान रखना, पुमंग को आपका नर जननांग और जायांग को मादा जननांग कहते हैं। तो नर में आप लोग पुमंग पे लगाना, मादा पूछेगा तो जायांग पे लगा देना, आसान सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा डिसमिस हो जाते हैं बच्चे की पुमंग है या जायांग है, थोड़ा भूल हो जाता है। लेकिन कोई ट्रिक आप बना लो अपने हिसाब से, नर जननांग और मादा जननांग कर, तब आप लोगों को याद रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि निषेचन के बाद, जब निषेचन के बाद जो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फल, फूल नहीं, फल। तो देखो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पता है कि नहीं पता है? चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए है पुंकेसर, बी है वर्तिका, सी है अंडाशय, डी है बीजांड। तो देखो बच्चा पार्टी, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय वो जो होता है ना फल में बदल जाता है। देखो वो जो होता है ना मतलब फूला सा होता है, तो वो जो होता है ना आगे चलकर वही फल में बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा अंडाशय जो होगा वो फल में बदल जाता है। बस हो गया, आसान सी बात है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पर अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए होता है वो कहां पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव्य में, बी है केंद्रक द्रव्य में, सी है केंद्रिका में, एंड डी है केंद्रक में। भाई कितने ऑप्शन हैं? हाँ सही है, केंद्रक में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए ना केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, ना केंद्रिका में, ना कोशिका द्रव्य में, वो केंद्रक में पाया जाता है। कहां? सेंटर पर, केंद्रक में। ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 19 समझो, 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो। सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बायोलॉजी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, लिखा हुआ उद्यान मटर में जो अप्रभावी लक्षण है, उद्यान मटर जो होता है ना उसमें अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी पूछ रहा है, लंबे तने, झुर्रीदार गोल बीज, फली हुई फली। ध्यान देना, देखो लंबे पौधे जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं। लंबा है भाई तो प्रभावी होगा ही, उसका अप्रभावी होता है बौना। झुर्रीदार जो है वैसे अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी। गोल बीज तो प्रभावी है। एंड फैली हुई का मतलब, फली हुई मतलब वो तो ऐसे भी प्रभावी है। ठीक है, सुकुड़ी हुई होती तो ये अप्रभावी होता था। तो इसमें क्या, झुर्रीदार बीज जो है ना वो अप्रभावी है। आसान सा है, ये सारा मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूं तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है गुणसूत्र किस पदार्थ का बना होता है? गुणसूत्र किस पदार्थ का बना होता है? नहीं पता है आप लोगों को? गुणसूत्र की बात की जा रही है, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का, या आपका बी है आरएनए का, डीएनए का, डीएनए और प्रोटीन दोनों का। क्या, बहुत आसान है। देखो गुणसूत्र जो होता है ना वो डीएनए का भी बना होता है और प्रोटीन दोनों का, डीएनए और प्रोटीन दोनों का। ठीक है, तो फिर समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता की गई है? इंटरेस्टेड एंड अच्छा क्वेश्चन। देखो विकासीय दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है हमारी किससे अधिक समानता की गई है। ऑप्शन नंबर ए है चीन के विद्यार्थी, बी है चिंपैंजी, एंड सी है मकड़ी, एंड डी है जीवाणु। तो बच्चा पार्टी सबसे अच्छा आप लोगों की तुलना किससे की गई है? चिंपैंजी से। ठीक है, आज से आप लोग चिंपैंजी हो। तो ये है आप लोगों का विकासीय दृष्टिकोण की बात की जा रही है। ठीक है, विकास के दृष्टिकोण से। वैसे तो आप लोग टॉपर हो भाई। देखो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। अगला देखो 22 नंबर क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम, मेंडल के तीनों नियम याद है कि भूल गए?
अनुवांशिकता जैव विकास चैप्टर में पढ़ा रखा है। देखो पृथक्करण का नियम जो है ना, 3 नियम मेंडल ने प्रस्तुत किया था, जॉन ग्रेगर मेंडल जी ने। एक है प्रभाविता का नियम, एक है पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अभिगमन का नियम। पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा रखा है, लेकिन फिर से पढ़ा दूंगा आप लोगों को अगर कमेंट आएगा तो, ठीक है। वैसे ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, पृथक्करण का नियम। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन होता है। देखो बच्चा पार्टी, याद रखना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज डिस्कस करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो लंबा और बौना, अब अगर आप बहुत देखो, टाल मतलब क्या होता है, लंबा। अब आप लोग बौने का अंडर साइड मत लिख देना, यू से अंडर साइड नहीं, ऐसा मत लिखना, ये गलत है। देखो अगर आपको टॉल मतलब लंबा, लंबा पौधे का कैपिटल टी होता है, तो अगर उसका अप्रभावी मतलब विपरीत यानी कि बौना का लिखना होगा तो स्मॉल टी लिख देना। मान लो एलो है, एलो मतलब कैपिटल वाई, तो अगर इसका अप्रभावी लिखना हो तो स्मॉल वाई लिखना है, ठीक है। तो कैपिटल टी एकदम शुद्ध लंबा होता है और स्मॉल टी एकदम शुद्ध बौना होता है, ठीक है। तो फिर इसमें शुद्ध लंबा पूछ रहा है तो शुद्ध लंबा हमारा कैपिटल टी हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है। ये आपका लंबा है बट बिल्कुल शुद्ध नहीं है, ये आपका बौना शुद्ध है और ये गलत, इस टाइप से नहीं लिखा जाता। लेकिन चलो भाई ऑप्शन तो हमारा ए वाला सही ही है, तो फिर क्या दिक्कत है, गलत और सही अलग बात है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 24 देखो, 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मतलब जो हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट के जो गुणसूत्र की संख्या होती है, जो जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है, ध्यान से समझो, जाइगोट की बात की जा रही है, तो जाइगोट में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 4x होता है या 2x या 3x या फिर x, पता है। देखो जाइगोट जो होता है ना बच्चा, वो हमेशा जोड़े में होता है। अब जोड़े का मतलब अगर आप मान लो 1 है तो उसको 2 से गुणा कर दो, 2 हो जाएगा। मान लो 1x है तो 2 से गुणा कर दो, जोड़ा हो गया। तो भाई 2x पे टिक लगा दो ना, फिर क्या दिक्कत है, आपको पता चल ही गया जाइगोट में कितना गुणसूत्रों की संख्या होती है। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंग की बात की जा रही है, समजात अंगों का उदाहरण। सम मतलब समान, जात मतलब जात, जिनके जाति समान हो बच्चों वो समजात होते हैं। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, हमारी हाथ की तुलना कुत्ते के अग्रपात से की गई है, मतलब समान जाति है, समान कार्य है, ठीक है। वो भी कभी कभी हाथ का ही कार्य करता है। हमारा दांत तथा हाथी का दांत, हमारा दांत जो कार्य करता है हाथी का दांत भी वही कार्य करता है। घास तथा जो आपके आलू एवं घास के भू स्तरीय, देखो आलू हो या फिर उसके घास के भू उपभू स्तरीय हो, वो भी समान ही है, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी हमारा राइट हो जाएगा। अगला 26, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है इन चारों में से। तो मुझे आप लोगों को बता देता हूं कि जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा एंड डी है कोयला। देखो नहीं है इसमें, आपका लकड़ी गोबर गैस कोयला सब क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, खाना नहीं बनाता, तो वो हमारा क्या होगा, नहीं हो गया। और क्या, इस पर राइट कर दो, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऑप्शन नंबर ए पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला पेट्रोलियम, डी है विद्युत ऊर्जा या फिर जल विद्युत। तो देखो जो इसमें मतलब जीवाश्म ऊर्जा है ना, जो जीवाश्म मतलब कई साल लग जाते हैं प्राप्त करने में, तो वो कोयला और पेट्रोलियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से समूहों में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। घास, पुष्प तथा चमड़ा एंड घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके एंड केक एवं नींबू का रस एंड केक एवं घास। तो मैं इसको बता देता हूं, घास, लकड़ी एवं प्लास्टिक पे टिक लगा दो, ठीक है। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, 28 तक हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। देखो धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या फिर पवन वायु वाले दिन। देखो बादलों वाले दिन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन रिपीट कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं 100% गारंटी लेता हूं। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत है वो परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये क्या, इसमें तो बहुत आसान है, ओजोन परत है, जो इस समय थोड़ा खतरा लग रहा है, छिद्र हो रहा है ओजोन परत में भी, तो वो थोड़ा सा खतरा है, लेकिन भाई ओजोन परत ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा
30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केवल बायोलॉजी का बता रहा हूं, 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब मैं आपको और थोड़ा सा क्वेश्चंस कराऊंगा बायोलॉजी का, थोड़ा सा समझो। ठीक है, थोड़ा सा समझना। लिंग निर्धारण, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझ में नहीं आता। बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, सर लिंग निर्धारण को समझाइए। मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट में समझा देता हूं। ठीक है, आज के बाद आप ये कहोगे सर इतना अच्छे से समझ में आ गया। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। कितनी होती है? 46। अगर जोड़े में बात की जाए तो 23 गुणसूत्र, जोड़े में 23 जोड़ी गुणसूत्र, अगर जोड़ी में ना बात की जाए तो 46 होते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना, चाहे आपका नर हो यानी कि लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों में जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अगर वो 44 गुणसूत्र लड़के में हो, 44 ही गुणसूत्र लड़की में हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो सबसे मतलब अलग होते हैं। केवल 2 गुणसूत्र, एक जोड़ा, जो मतलब क्या होता है कि 44 गुणसूत्र ये दैहिक तथा कायिक गुणसूत्र होते हैं जो सब में सेम होता है। लेकिन 2 गुणसूत्र जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। नर में क्या होता है? नर में XY होता है और मादा में XX गुणसूत्र होता है, अलग अलग। देखो ध्यान से समझना, नर में XY और मादा में XX गुणसूत्र। अब ये क्या होता है ना, यही दोनों मिलकर सब कुछ, लड़की होगा या लड़का होगा, सब कुछ पता चल जाता है। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूं, अभी आप लोग समझ जाओगे। देखो गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण, मान लो मादा है, मादा में XX गुणसूत्र है और नर में XY गुणसूत्र है। ठीक है, अब यहां समझो, मान लो मादा, देखो आधा आधा गुणसूत्र जाते हैं संतान में। ठीक है, आप समझना, मान लो अगर मादा में X ही गुणसूत्र है तो मानना क्या है, X ही गुणसूत्र ट्रांसफर होगा। और नर अगर X गुणसूत्र, देखो पूरा जिम्मेदारी नर पर है, नर अगर X गुणसूत्र ट्रांसफर करता है तो फिर लड़की होगा, क्योंकि दोनों मिलकर XX हो जाएंगे। और अगर नर Y गुणसूत्र ट्रांसफर करता है तो भैया लड़का होगा। ठीक है, देखो XY हो जाएगा। जैसे देखो यहां देखो, एक बार मैंने मादा का X का और नर का X से कराया तो XX गुणसूत्र मिला, यानी कि लड़की। फिर यहां X, एक बार मैंने Y से कराया तो XY मिला, एक बार XX से हुआ XX, एक बार XY से XY। तो ये होता है ना, यहां से ये आपको पता चल जाएगा कि 50% नर होने का यानी कि लड़का होने का चांस होता है, 85% लड़की होने का चांस होता है। हम ये नहीं बता सकते कि लड़का होगा या लड़की। तो ये होता है मेन लिंग निर्धारण, बहुत आसान तरीके से। ये चीज समझ लो। हर देखो XY, ठीक है, इसको अलग कर लेना, XY को अलग कर लेना, फिर इसका संकलन एक बार इससे करा देना, फिर एक बार इससे, फिर इसका एक बार इससे, एक बार इससे, बस हो जाएगा, सारा काम खत्म। ये है लिंग गुणसूत्र या लिंग निर्धारण, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, और एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा हर बार पूछा जाता है, समजात अंग तथा समजात या फिर समरूप अंग। ठीक है, पहले हम लोग समरूप के बारे में समझेंगे। वे अंग जो सामान्य कार्य करते हैं तथा दिखने में भी समान लगते हैं, उत्पत्ति तथा संरचना भिन्न होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, ठीक है, इनके समरूप है, मतलब समान रूप है। ठीक है, एंड मटर का पौधा तथा चना का पौधा। अगला समजात में क्या है, समजात अंग उत्पत्ति तथा संरचना में मतलब समान होते हैं, मतलब समान तथा कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। यहां लिख देना कि संरचना में समान होते हैं। ठीक है, एंड जैसे मेढक का अग्रपाद तथा पक्षी का पंख। ठीक है, बस हो गया। संरचना में समान है तथा कार्य में भिन्न भिन्न है। तो ये हमारा हो गया बच्चों आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन और भी जो चीजें हैं उसको मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स का साथ। चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना अगर 10th में टॉपर बनना है, अच्छे से तैयारी करना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।